सरकार ने क्या किया कि मानो पूरा हिंदुस्तान लाइन में खड़ा हो गया। क्या वाकई में नोटबंदी से वो करिश्माई फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को होगा जिसका सरकार को उम्मीद है, या फिर ये केवल एक राजनीतिक स्ट्रेटेजी के तहत ही किया गया है? इस पर चर्चा करने के लिए बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका अमित भाई। लोग आज की तारीख में सरकार से, बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं कि सर, अगर सारे का सारा पैसा या पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा 90%, 85% वापस आ गया, तो फिर जो इतना बड़ा आपने सर्जिकल स्ट्राइक की डिमोनेटाइजेशन को लेके, क्या उससे कोई फायदा हुआ? देश की ब्लैक मनी कहां गई सर? अच्छा हुआ राहुल जी, जो मैं कहना चाहता था वही आपने पूछ लिया। ये बहुत बड़ा भ्रांति है, कंफ्यूजन है सबके मन में कि बैंक अकाउंट्स में जो पैसा आ गया सीधे सीधा वाइट हो जाएगा। यही तो हम चाहते थे कि जो सिस्टम के बाहर पैसा था वो सिस्टम के अंदर आना चाहिए, वो देश के विकास के अंदर लगना चाहिए। एक पैरेलल इकोनॉमी के तहत देश के अंदर जितनी भी करेंसी थी, इसका बहुत बड़ा हिस्सा किसी भी प्रकार का टैक्स दिए बगैर देश की अर्थतंत्र के अंदर घूमता था और अर्थतंत्र के सभी पहलुओं को प्रभावित करता था। आज डिमोनेटाइजेशन के कारण, सरल शब्दों में कहे तो नोटबंदी के कारण, ये पैसा सिस्टम के अंदर आया है। अब रहा सवाल ब्लैक और व्हाइट का। ये भ्रांति देश की जनता और विशेषकर देश के सभी जर्नलिस्ट दिमाग में से निकाल ले कि बैंक अकाउंट में से पैसा भरने से ब्लैक मनी व्हाइट हो जाएगा। बैंक में पैसा भरने से पैसा बैंक में आ गया। आपका पैसा वैध है या अवैध है, उसका असेसमेंट अब होना है। अगर वो अवैध पाया जाता है तो उस पर टैक्स लगेगा, पेनल्टी लगेगा, सरकारी हिस्सा देना पड़ेगा, तभी जाकर वो पैसा वाइट होगा। और अगर सरकार के कानून के तहत टैक्स भर के कोई पैसा वाइट होता है तो वो तो आज भी छुट्टी है, मगर लोग नहीं करते थे, इसलिए नोटबंदी करनी पड़ी है। आप जो कह रहे हैं 11 लाख करोड़ रुपया बैंक में आ गया है, इसके लिए कठोर पेनल्टी की व्यवस्था भारत सरकार ने करी है और वो पेनल्टी से जितना भी पैसा आना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जाना है और देश के अर्थतंत्र को गति देने के लिए लाना है। कई उद्योग बंद पड़े हैं। एक बिजनेस है जो बड़ा जबरदस्त चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, मीडिया का। आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप ने एक तहकीकात की लंबी सीरीज चलाई, आपने शायद देखी होगी कुछ इन्वेस्टिगेशंस हमारी। नाम था जुगाड़ मैकेनिक्स कैश माफिया। किस तरीके से रियल एस्टेट ब्रोकर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टेम्पल्स, तमाम तरह के लोग लग गए, हवाला ऑपरेटर्स, स्पॉट ट्रेडिंग चल रही है। आप तो खुद ट्रेडर हैं, स्पॉट ट्रेडिंग चल रही है कैश में, कैश कमोडिटी बन गई है। ऐसे में अगर हर ही आदमी कोई तरकीब खोज रहा है कि ब्लैक को व्हाइट कैसे करना है, पहले तो ये बताएं, क्या सरकार ने सोचा था कि आपकी सर्जिकल स्ट्राइक के काउंटर में काउंटर सर्जिकल स्ट्राइक मनी लॉन्ड्रर्स करेंगे? कोई काउंटर सर्जिकल स्ट्राइक हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये जो पैसा आया है जिसको आप अभी भी व्हाइट करे जा रहे हो, वैसे व्हाइट नहीं होता है। आप डाल दो 10 करोड़, आपको मालूम पड़ जाएगा। है ही नहीं सर। नहीं, लेकर डाल लो कहीं से, इतनी सारी चल रही है माफ कीजिए सर, नहीं तो मालूम पड़ जाएगा व्हाइट होता है या नहीं होता है। और मैं एक बड़ी विनम्रता के साथ एक बात कहना चाहता हूं। अभी कुछ लोगों का जो एंगल है, मैं नाम इंगित करना नहीं चाहता, वो अगर आजादी के वक्त रिपोर्टिंग करते होते तो देश का ध्वजवंदन न दिखाते, पार्टीशन के कारण बॉर्डर पे क्या होता है वही दिखाते रहते। उनको ध्वजवंदन में देश आजाद हो गया वो बहुत छोटी घटना लगती, मगर कुछ लोग ट्रेन में बैठकर आ रहे हैं, वो बड़ी पीड़ादायक दुख था, मगर साथ देश आजाद भी तो हुआ था। देश के अर्थतंत्र में आमूल चूर परिवर्तन आने जा रहा है, उसको आप लाइनें दिखाकर छोटा करना चाहते हैं, मगर जनता इस तरह से नहीं देखेगी राहुल जी। जनता समझ रही है और जितने भी सर्वे हुए हैं, सभी सर्वे ने गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति ने ये नोटबंदी का समर्थन किया है। और जितने भी चुनाव हुए नोटबंदी के बाद, सारे के सारे में भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित बहुमत से जीत कर बाहर आई। देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि हम लोग भी गए, हमारे कई सारे रिपोर्टर्स गए, लाइनों में जो लोग खड़े थे उनसे बातचीत की।
सबने कहा कि वो नोटबंदी के पक्ष में, बहुत ही कम होंगे जिन्होंने कहा कि वो नोटबंदी के पक्ष में नहीं है। लेकिन लोगों ने कहा कि असुविधा है, इनकन्वीनियंस है, कि लंबी लंबी लाइनें हैं। और कई सारे जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने कहा कि चलिए इसका प्रिंसिपल, मूलभूत आधार अच्छा हो सकता है, लेकिन जो इसका रोल आउट और इम्प्लीमेंटेशन है उस पे लेके लोगों ने सवाल खड़े किए कि जिस तरीके से तैयारी के साथ सरकार को संभवतः आना चाहिए था, शायद आप सीक्रेट रखना चाहते थे इस वजह से, या फिर पूरी सोचा नहीं, लेकिन तैयारी क्या कम थी? देखिए, सीक्रेट रखना चाहते थे, कोई सस्पेंस थ्रिलर के कारण सीक्रेट रखना नहीं चाहते थे, किसी को मौका न मिले इसके लिए सीक्रेट रखना चाहते थे। तैयारी कम नहीं है। पहले दिन से प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने जो वायु प्रवचन किया उसमें कहा था कि हो सकता है 50-60 दिन तक लोगों को तकलीफ झेलनी पड़े। उसकी संवेदना हमारे मन में भी है, देश के प्रधानमंत्री जी के मन में है, देश के वित्त मंत्री जी के मन में है, और उस संवेदना के साथ हम खड़े हैं। मगर देश जब बड़े बदलाव की ओर जा रहा है, किसी को तो तकलीफ उठानी पड़ेगी भाई, और वो तकलीफ उन्हीं लोगों के लिए है, ये जो कदम है उन्हीं लोगों के लिए है जो आज कतार में खड़े हैं। आपने गोपनीयता की बात की, इसको लेके दो सवाल हैं। आपने देखा होगा कि बार बार विपक्ष दो चीजों का हवाला दे रहा है। एक तो बिहार में लैंड डील्स का, जिसमें उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी के भी सिग्नेचर हैं कि नोटबंदी से ठीक पहले बीजेपी ने बिहार में जमीन खरीद ली। दूसरा है पश्चिम बंगाल में बैंक अकाउंट्स हैं जिनमें करोड़ों रुपए डिपॉजिट हुए, करोड़ से ज्यादा रुपए डिपॉजिट हुए नोटबंदी की सुबह, कि अगर शाम को नोटबंदी होनी थी तो उससे सुबह। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं कि बाकी सबको नहीं मालूम था, लेकिन अमित भाई ने अपनी पार्टी के लोगों को बता लिया कि आप अपना इंतजाम कर लो। पहली बात कि आप विपक्ष ने जो आरोप करे इसकी तह तक नहीं गए हैं। जो मेरा अधिकार पत्र दिखा रहे हैं 2015 जनवरी का है। अब अगर विपक्ष का यह कहना है कि 2015 जनवरी में नोटबंदी तय हो गई है तो मुझे उनकी अकल पर बहुत तरस आता है। डिपॉजिट तो सुनिए, अब सुनिए ना, पूरा सुनिए पहले। भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश के हर जिला सेंटर पर कार्यालय बनाने का एक कार्यक्रम चल रहा है। 2015 से लेकर नवंबर महीने तक, 2015 से लेकर नवंबर महीने तक हर महीने में 7-8 कार्यालय हमने इसके लिए जमीन को खरीदा है। और आज तक देश में हमने 15 की जनवरी से लेकर नवंबर 2016 तक देश में 170 कार्यालय की जमीनें खरीदी हैं। अच्छा, हमने देखा कि मायावती बड़ी परेशान है, मुलायम सिंह यादव बड़े परेशान हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और लाजमी तौर पे उनके शक्ल में लगता है कि बहुत प्रॉब्लम है उनको डिमोनेटाइजेशन से। ममता जी को क्यों छोड़? मेरा सवाल, क्योंकि यूपी में चुनाव है, सबसे ज्यादा लाल तो चेहरा उनका है। पर मुझे ये बताइए अमित भाई, मैं अगर मान भी लूं कि ममता जी परेशान है, मुलायम परेशान है, मायावती परेशान है, तो बीजेपी यूपी का चुनाव कैसे लड़ेगी सर? भाई सभी लोगों को कमी आएगी, हमें भी आएगी। गेम के रूल सबके लिए इक्वल है। उनके पास पैसा नहीं होगा तो हमारे पास भी नहीं होगा। हम तो चाहते हैं चुनाव से काला धन निकल जाए, वो नहीं चाहते। कोई बीजेपी को अकेले को थोड़ी ना पैसों की दिक्कत आने वाली है, सभी पार्टियों को आएगी। सभी पार्टियों को आएगी तो चुनाव बराबर हो जाएगा। इसमें परेशान होने की बात क्या है? चुनाव में से काला धन निकल जाना ये देश की नितांत जरूरियात है और सभी राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन करना है और हम इससे नहीं घबराए। और अगर चुनाव में काला धन कम करना है तो उसके लिए दो बहुत अहम चीजें हैं। एक तो ये कि पार्टियां आरटीआई के तहत आ जाएं, दूसरा आप डोनेशन किससे लेते हैं। ये जो 20,000 रुपए की एक संख्या है कि अगर 20,000 से कम है तो आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, आप उसको चेंज कर दीजिए, बोलिए जो डोनेशन आएगी हम उसको डिक्लेयर कर देंगे। क्या बीजेपी अध्यक्ष के तौर पे अमित शाह आप इसके लिए तैयार हैं? देखिए, कोई भी चुनाव सुधार कोई एक पार्टी इसमें देश में कर नहीं सकती। चुनाव आयोग के तत्वाधान में सभी पार्टियों ने इस पर अपनी राय रखनी होगी। उसके बाद में निर्णय चुनाव आयोग को करना है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना है। चुनाव आयोग को ये मीटिंग जब भी बुलाए, हम इमीडिएटली पार्टी में चर्चा कर अपना त्वरित रिस्पांस, कोई डेट मांगे बगैर तुरंत चुनाव आयोग के पक्ष में रख देंगे, चुनाव आयोग के सामने रख देंगे। मगर हम राजनीति में से काला धन का प्रभाव दूर हो इसके पक्ष में है, और आज से नहीं, जब से जनसंघ की स्थापना हुई तब से लेकर आज तक। नहीं, पर सवाल इंटेंट का है। आपने ये बात सही कही कि अगर इलेक्शन कमीशन मीटिंग बुलाता है तो हम फौरन अपनी राय देंगे। वो हुआ कि अगर सरकार इसको करेगी या नहीं करेगी। मैं फिलहाल सरकार नहीं, इलेक्शन कमीशन सरकार करेगी, इलेक्शन कमीशन उसको इंप्लीमेंट करेगी। मैं आपसे बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पे पूछता हूं
क्या आपके हिसाब से, क्या आपको कोई तकलीफ होगी या आपको कोई परहेज तो नहीं अगर बीजेपी आरटीआई के तहत आती है? देखिए, आरटीआई के तहत लाने में मैंने आपको, आप कितना भी घूम फिरा लो, कुछ मसले ऐसे होते हैं जिसमें आम राय बननी चाहिए और आम राय जरूरी है। इस मसले को अगर आप सबको सहमत करते हो तो बीजेपी के अध्यक्ष से नाते मैं मीटिंग बुला लेता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं सभी पार्टियों से चर्चा करने में। मगर इलेक्शन कमीशन अगर कोई मीटिंग बुलाकर एक राजनीतिक आप दलों घुमा को- रहे हैं मेरे सवाल, आप सीधे बैट से उठा के छक्का मारते हैं, नहीं, आप घुमा रहे हैं, मैंने, दाएं बाएं मैंने कर रहे जरा भी नहीं घुमाया। मैंने बोला आप जरा हैं। आप कह दीजिए कि हम आरटीआई के तहत आने को तैयार हैं। राहुल, मेरा काम आपके टाइटल बनाना नहीं है। मैं इतना ही कहता हूं राहुल कि इस पर सभी पार्टियां अपनी अपनी राय रखे, भारतीय जनता पार्टी भी रखेगी। और क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन चुनाव के अंदर और अदर वे राजनीतिक पार्टियां कैसे चलनी चाहिए वो सुचिता तय करता है हमारे संविधान के तहत। उन्होंने इनिशिएटिव लेकर एक मीटिंग बुलानी चाहिए। हम तुरंत एक भी डेट मांगे अगर हम अपना रिस्पॉन्स रख देंगे। अमर्त्य सेन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, कौशिक बसु, सब ने आर्टिकल लिखे, इंटरव्यू दिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो 2% गिर जाएगी। एम्बिट कैपिटल, जाना माना रिसर्च हाउस है, उसने कहा कि जीडीपी की ग्रोथ रेट 3.3% गिर जाएगी। क्या आपको लगता है कि एक तरीके से दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली जीडीपी की ब्रेक लग गई? देखिए, मैं मनमोहन सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूं, व्यक्तिगत रूप से और पब्लिक लाइफ में भी, सार्वजनिक जीवन में भी। मगर मनमोहन सिंह ने जो बयान दिया था राज्यसभा में वो मैंने भी दिया था, देखा था। मैं एक बात आज आपके मंच पर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी अर्थशास्त्री नहीं थे, देश के प्रधानमंत्री थे। तब हमने जीडीपी को 8% पर पहुंचाया था। उनके बाद में देश एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के हाथ में आया, उन्होंने जीडीपी को 4% पर पहुंचाया। और अब देश एक चाय वाले प्रधानमंत्री के हाथ में आया है, उसने 7.6% पर। मैं मनमोहन जी का बड़ा सम्मान करता हूं, मगर डॉक्टर मनमोहन सिंह 75 से लेकर 2014 तक देश के वित्त सचिव रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, प्रधानमंत्री की अर्थ की टीम में रहे, देश के वित्त मंत्री रहे, नीति आयोग के अध्यक्ष रहे। कहीं ना कहीं 1-1.5 साल छोड़कर चंद्रशेखर सरकार का वो देश की अर्थतंत्र के बारे में नीति निर्धारक टीम के एक हिस्से रहे और महत्वपूर्ण हिस्से रहे। मैं डॉक्टर साहब को इतना ही पूछना चाहता हूं, जब आप देश छोड़कर गए तो कैसा देश छोड़ा आपने कि जिसमें 60 करोड़ लोगों के घर में, उनके परिवार में, व्यक्ति नहीं परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। क्या किया 75 से 2015 तक? सवाल का जवाब उनको देना है, हमने नहीं देना है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि विगत कुछ सालों से देश का प्लान बजट 4,20,000 करोड़ से 4,80,000 करोड़ के बीच में घूम रहा है और 4,80,000 करोड़ भी बटा हुआ है। शिक्षा के लिए कितना जाएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितना जाएगा, कृषि के लिए कितना जाएगा, सोशल वेलफेयर के लिए कितना जाएगा, ये 4,80,000 करोड़ का बजट भी बट गया है। इसमें बहुत लिबर्टी नहीं है देश के वित्त मंत्री को या देश के प्रधानमंत्री को। और अगर देश को आगे बढ़ाना है, अगर हम चाहते हैं कि अवकाश के अंदर जितने भी उपग्रह तैरते हैं उसमें हर तीसरा उपग्रह हिंदुस्तान का हो, हमारी सेना सबसे आधुनिक हो, हमारी सेना सबसे बड़ी हो, हर गरीब के घर में शौचालय हो, हर गरीब के घर में 24 घंटा लाइट हो, फ्लोराइड विहीन पानी उसके घर में पहुंचे, शिक्षा की सुविधाएं हो और R&D के लिए 25-50 क्लस्टर बन जाए जो सबसे ज्यादा पेटेंट हिंदुस्तानी बच्चों के नाम पर लेकर आए। तो पैसा चाहिए, जब तक ये पैरेलल इकोनॉमी चलती है पैसा नहीं आएगा। 4,80,000 करोड़ के बजट से देश बदल नहीं सकता, देश को छलांग लगाने की जरूरत है और वो तभी हो सकता है कि हर ट्रांजैक्शन पर टैक्स मिले। आपने देखा होगा वो अरविंद केजरीवाल आजकल कह रहे हैं पीटीएम मतलब पे टू मोदी, उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक नई स्कीम स्टार्ट की है। आप उनको सीरियस मानते हो? अब ये तो जनता बताए कि सीरियस मानते हैं कि नहीं। देखिए जनता क्या मानती है। इस हद तक तो सीरियसली लेना ही पड़ेगा कि वो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, 67 सीटें आई थी उनकी, तो उस हद तक तो सीरियसली लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने एक नई स्कीम स्टार्ट की है, ब्लैक टू व्हाइट। उनका ये कहना है कि 1-2 का 1-2 मतलब कि भैया मैंने कहा ना, आप उनको भी कह दो कि डाल कर देख दो क्या होता है, मालूम पड़ जाएगा।
किसी को लिबर्टी नहीं है, 85% पेनल्टी टैक्स भरना पड़ेगा। और अगर स्वघोषित करते हो तो थोड़ा उनको छुट्टी दी है, 50% टैक्स लगेगा, 25% सूद बगैर के 4 साल के बॉन्ड लेने पड़ेंगे जो गरीब कल्याण योजनाओं के लिए बनेंगे। पर लोगों का कहना है कि एक तरीके से एक नई वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम हो गई है। हाँ तो क्या बुराई ब्लैक है? टू व्हाइट स्कीम। हाँ तो 75% देकर करें ना, कोई दिक्कत नहीं, पैसा सिस्टम में आ जाएगा। आप फाइनेंस ये वॉलंटरी नहीं है, कंपलसरी डिस्क्लोजर स्कीम है। आप फाइनेंस को समझते हैं, आप डेटा को समझते हैं, मैं आंकड़ों को अर्थशास्त्री समझते नहीं हैं। हूं, कम से मेरा कम। सवाल तो सुन लीजिए। और मैं अर्थशास्त्री बनना भी नहीं चाहता मनमोहन सिंह जी को देखने के बाद। नहीं, पर आप नंबर समझते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि क्या बीजेपी की तरफ से कोई अनुमान हुआ है कि आपके हिसाब से कितना ऐसा ब्लैक मनी है जो कि इस वक्त इकोनॉमी में है, जो अब आरबीआई और सरकार के पास है? मुझे लगता है 30 तारीख को कुछ नहीं बचेगा, सब बैंक में आ जाएगा। बैंक में आ जाएगा तो अपने आप नेट में आ गए, नेट में आ जाएगा तो उनको टैक्स भरना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा तो वो वाइट हो जाएगा। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं क्योंकि एक में मेरे जवाब के 2 हिस्से हैं, मेरे जवाब के 2 हिस्से हैं, 2 ही ऑप्शन है। आप पैसा, सरकार ने जो दंड मतलब पेनल्टी लगाई है उसके साथ बैंक में भर दिया आपने, या तो डिस्क्लोज करो तो 75% आपका चला जाएगा, डिस्क्लोज नहीं करते हो तो 85%। एक ऑप्शन आपके पास है। दूसरा, आप घर पे रख दो, घर पे रख दोगे तो 30 दिसंबर को निरस्त हो जाएगा, तो एक पैसा भी नहीं बचने वाला, दोनों का इकट्ठा कर कर। आप समझ रहे हो ना? मैं समझ गया, लेकिन 100 रुपया बैंक, 1 मिनट, 100 रुपया बैंक में डाला तो उसमें से 75% सरकार के अकाउंट में चला जाएगा। आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो सरकार पकड़कर 85% ले लेगी, और नहीं डाला तो वैसे ही वो रद्दी है।